Now let's continue the chapter 5th of history when people rebel 1857 and after. ठीक है, मेनली इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसके रीजंस क्या थे और कौन कौन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो पीजेंट्स वगैरह थे, जितने जमींदार थे, जितने हमारे सोल्जर्स थे, राजा थे, इन लोगों को किस तरीके से ब्रिटिश को द्वारा ट्रीट किया जाता था, इनको ये लोग किन किन चीजों की वजह से अफेक्ट हुए। ऐसे बहुत सारे लॉज बनाए थे ब्रिटिशर्स ने जो कि हम इंडियंस को पसंद नहीं आए थे। इस टाइम पे हमको ये लगता था ये हमको हमारे कस्टम से, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को फॉलो करने से हमको रोक रहे हैं। इसके अगेंस्ट में जो हमारे लोगों का रिस्पॉन्स था वो अच्छा नहीं था, इट वॉज अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि आफ्टर 100 ईयर ऑफ रूल जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, नॉट हमारे तो बिल्कुल नहीं है वो, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या फेस करना पड़ा, एक मास रिबेलियन, एक बहुत बड़ा लड़ाई उनको फेस करना पड़ा। ठीक है, और वो लड़ाई क्या थी वो अब आगे यहाँ से आज से कंटिन्यू है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख लो एक बार, अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, म्यूटिनी का मतलब होता है वो सोल्जर्स का ग्रुप जो अपने ही ऑफिसर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, म्यूटिनी। तो क्या लिखा है यहाँ पे, अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, कि जब वो लोग जो अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए थे, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ जो सोल्जर्स था जो अपने ऑफिसर के अगेंस्ट खड़ा हो गया था, तो उनके खड़े होने के बाद ये जो लड़ाई थी काफी बड़ी हो गई। ठीक है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द रिबेलियन, बहुत बड़े युद्ध का इसने फॉर्म ले लिया। इस लड़ाई में क्या क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप हमारे पास आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलीव दैट they have a common enemy and rose up against the enemy at the same time। क्या लिखा बच्चे कि ज्यादातर लोगों को, ठीक है, जितनी फैमिलीज थी, जितने रूलर्स थे, जितने नवाब थे, जितने पीजेंट्स थे, जितने सोल्जर्स थे, सबके लिए जो कॉमन आर्मी थी वो कौन थी, ब्रिटिशर्स। ठीक है, उनके लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही इकलौता क्या था, उन लोगों को कॉमन एनिमी था। ठीक है, सॉरी एनिमी अवार्ड, ठीक है, इट वाज अ केवल उनका जो कॉमन दुश्मन था वो कौन था, ब्रिटिशर्स। तो उनको हराने के लिए ये सब लोग एक साथ खड़े हो गए, किस चीज के लिए, एक रिवॉल्ट को लड़ने के लिए। ठीक है, ज्यादातर लोगों को यही मानना था कि हम सबका जो कॉमन एनिमी है वो कौन है, ब्रिटिशर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ खड़े होकर इन ब्रिटिशर्स को हराएंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इन May 1857 द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अ मैसिव रिबेलियन। May 1857 में इस रिबेलियन की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, और इस टाइम पे ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ा रिबेलियन फेस करना पड़ा आफ्टर द रूल ऑफ 100 ईयर्स। क्लियर है? In several places, spoils mutinied, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in the rebellion। क्या बोले बच्चे कि in several places, spoils mutinied, beginning from Meerut। ठीक है, इस रिबेलियन की जो स्टार्टिंग हुई है वो कहाँ से हुई है, मेरठ से, कि जो ज्यादातर जो सोल्जर्स इस लड़ाई में साथ है वो कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, उसकी बिगनिंग मेरठ से स्टार्टिंग हुई है। और इसमें हर सेक्शन से जो लोग हैं वो इस लड़ाई में शामिल हुए, उन्होंने पार्टिसिपेट करा। क्यों? क्योंकि सब लोग जो है ब्रिटिशर्स के बिहेवियर से एकदम परेशान हो गए थे, उनके अंडर में रहकर बहुत ज्यादा परेशान हो। सब लोग क्या थे, इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, हर सेक्शन से लोग खड़े हो गए थे। ठीक, आगे क्या लिखा है, इट इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस टू कॉलोनियलिज्म इन द 19th सेंचुरी। क्या बोला है कि सबसे बड़ी आर्म रेजिस्टेंस थी कॉलोनियलिज्म की इन द 19th सेंचुरी। कह रहे 19th सेंचुरी में, यानी कि जब से ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे तब से फर्स्ट टाइम ऐसा कब हुआ था, 19th सेंचुरी में, जब ब्रिटिशर्स को सबसे बड़ा एक रोकथाम लगाया गया। ठीक है, कि अभी तक तो ब्रिटिशर्स का जो रूल था कंटिन्यू चलता आ रहा था, लेकिन उनको 19th सेंचुरी में आके, मई में आकर उनको फर्स्ट टाइम ऐसा फेस हुआ कि हमको रोकने के लिए पूरा यहाँ क्या है, ग्रुप खड़ा हो गया। अब उनको रोका जा रहा है कि तुम रूल मत करो। तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस उनको कब फेस हुआ, इन द 19th सेंचुरी, जब वो रूल करते हुए आ रहे थे। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। अब इस चैप्टर की जो मेन स्टार्टिंग हो यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से टिल हमारी जो रिबेलियन कहाँ तक स्प्रेड हुई, आगे पूरा पढ़ेंगे। यहाँ से पूरा कि लड़ाई किस तरीके से स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ पे आगे इस टॉपिक को सुनना इंटरेस्टिंग है। ऑन 8 अप्रैल 1857, व्हाट इज द नेम हियर, मंगल पांडे, राइट। आप लोगों ने पहले भी नाम सुना होगा, ही वाज अ सोल्जर हु वाज हैंग्ड टू डेथ अटैकिंग फॉर ऑफिसर्स इन बैरकपुर। ठीक है बच्चे, स्टार्टिंग हमारी किनसे होती है, मंगल पांडे से। क्या बोला यहाँ पे कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या ऑर्डर दे दिया गया कि इनको फांसी की सजा होगी। ठीक है, इनको फांसी के द्वारा ही मारे जाएंगे। किस वजह से,
फॉर अटैकिंग ऑफिसर्स इन बैरकपुर। बैरकपुर मेरठ में एक जगह थी, वहीं पे क्या थे, ये अपॉइंट थे, ठीक है। वहीं पे किसकी, मंगल पांडे की ड्यूटी लगी थी बैरकपुर में। इन्होंने वहीं पर अपने ही जो ऑफिसर्स थे उनको मार दिया था। तो इन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, म्यूटिनी इसी कहते हैं ना, कि जब सोल्जर्स अपने ही ऑफिसर्स को क्या कर दे, मार दे, उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाए। तो ये भी क्या थे, एक तरीके के म्यूटिनीज थे, जिन्होंने क्या करा था, बैरकपुर में जहां ये पोस्टेड थे, जहां पे इनकी ड्यूटी थी, वहां पे क्या करा था, इन्होंने अपने ही ऑफिसर्स को मार दिया था, जिसकी वजह से इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। स्टार्टिंग यहां से हम आगे देखना क्या चीज है। सम स्क्वाड्स ऑफ द रेजिमेंट मेरठ refused to do army drills using the new cartridge, suspected of being coated with the fats of cows and pigs। क्या लिखा बच्चे, कि कुछ जो स्क्वाड्स है किसके, मेरठ रेजिमेंट के। रेजिमेंट मतलब क्या होता है, समझ लो एक आर्मी का ग्रुप टाइप, ठीक है। तो जो मेरठ रेजिमेंट के जितने भी स्क्वाड्स, उन्होंने क्या कह दिया था, कि हम लोग ये जो क्या था, उसको जो बम वगैरह होता है ना, बारूद टाइप वाले, उसके क्या थे, उसकी जो कवरिंग थी, आउटर लेयर थी, वो किस चीज से बनी हुई थी, फ्रॉम द फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स, ठीक है, इसकी कवरिंग से बनी हुई थी। तो इन लोगों ने क्या बोला था, इन स्क्वाड्स ने क्या बोला था, कि हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, उन सारे रेजिमेंट ने रिफ्यूज कर दे रहे, क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर, इंडियन कल्चर में गाय वगैरह को क्या अपनी माता माना जाता है। तो उस गाय के फैट से बने हुए किसी भी सामान को अपने मुंह से नहीं लगाएंगे, हमारे लिए बीइंग अ हिंदू ये हमारे लिए बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। इस चीज को रिफ्यूज करा उन्होंने, और क्या कहा, कि हम इन चीजों को यूज नहीं करेंगे, और बैकआउट हो गए कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। कौन, जो मेरिट रेजिमेंट के और जो बाकी स्क्वाड्स थे, ठीक, क्लियर है, कहानी समझ आ रही है। नेक्स्ट है जो कहानी में क्या लिखा है, ऑन 9th May 1857 85 स्क्वाड्स वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड ऑर्डर्ड टू 10 years in jail for disobeying their officers। क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, जब मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई, उसके कुछ लोग, कुछ स्क्वाड्स ने, कुछ जो सोल्जर्स है मेरठ के, उन्होंने क्या कहा, कि अब हम ये जो काव वगैरह, पिग वगैरह के फैट से जो चीजें बनी है, इनको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जब इन लोगों को मना करते गए, और इंडिया में हमारे किसका रूल था, ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ये सोचते हैं कि इन लोगों की हिम्मत कैसे है, हम लोगों को इन्होंने मना कर दिया। क्या करते हैं, उन लोगों को 10 साल की सजा सुना देते हैं। यहाँ पे 85 स्क्वाड्स को कब, और 9th में, ठीक है, और 9th में 9 मई को इन लोग क्या करते हैं, जो 85 स्क्वाड्स जिनकी आर्मी में भर्ती रहते हैं ना, उनको क्या करते थे, उनकी ड्यूटी से निकाल देते, उनको उनकी जॉब से हटा देते, और उनको 10 साल के लिए जेल में डाल देते हैं। कहते अब तुम्हें 10 साल की सजा मिलेगी, जो तुमने हमारी बात को मना करा। समझ आया, टू 10 years in jail for disobeying their officers, कि तुमने अपने ऑफिसर्स को डिसोबे करा है, तुम अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मान रहे, इसलिए तुमको 10 साल की जेल होगी। आगे क्या है, द सोल्जर्स रिलीज द imprisoned स्क्वाड्स फ्रॉम द मेरठ जेल ऑन 10 May। क्या बोला है, कि जिन सोल्जर्स को जेल में रखा गया था, उनको 10 मई को बाहर भी छोड़ दिया गया। क्यों, क्योंकि जब इन ऑफिसर्स को 10 साल के लिए बोल दिया गया कि आप जेल में रहोगे, तो इन ऑफिसर्स ने और जो बाकी स्क्वाड्स के बाद उन्होंने क्या, मतलब पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो खड़ा हो गया था ना इनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इन लोगों ने क्या करा था, ब्रिटिशर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी उनकी बिल्डिंग्स में आग लगा दी थी जगह जगह पर। तो इसको देखते हुए कि जो रिबेलियन है बहुत बड़ा एक मैसिव फॉर्म लेता जा रहा है, इस चीज को देखते हुए उन्होंने क्या करा, जिनको जेल में रखा था सबको रिलीज कर दिया, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, देखो आगे क्या है, द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री, ठीक है। हर सोल्जर्स ने क्या डिसाइड करा, जो इंडियन सोल्जर्स थे, इन लोगों ने डिसाइड करा कि जो ब्रिटिशर्स का रूल चलते हुए आ रहा है ना, अभी तो इनके अगेंस्ट खड़े हो गए, लड़ाई तो छिड़ी गई है, तो एक काम करते हैं, इनका जो रूल है यहीं पे एंड कर देते, अब हम इनके अंडर में रहने वाले नहीं है, ठीक है। हम लोग इनसे परेशान हो गए। केवल ऐसा नहीं था कि सोसाइटी का एक ही सेक्शन परेशान हो, जितने सेक्शन थे सबको इन्होंने क्या करा था, डिस्टर्ब करा हुआ था। तो इन लोगों ने कहा था कि ये जो इनका रूल है, इसको क्या कर दे, एंडिंग का नाम दे दिया जाए, इसको ये पे एंड कर दिया। किसने बोला है, हमारे इंडियन सोल्जर्स ने ऐसा डिसाइड करा, ठीक। बट अब अगर ये चीज सोचो, अगर हमने डिसाइड करा है कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होंगे, ठीक है, तो उसके लिए चाहे जितना ग्रुप ऑफ पीपल हो, बट फॉर दैट वी नीड अ लीडर टू लीड द टीम, ठीक है। हमको एक लीडर की जरूरत जरूर पड़ेगी ताकि उस टीम को लीड करा जा सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स की आर्मी छोटी आर्मी नहीं थी, काफी बड़ी आर्मी थी। तो हमारे पास लोग तो थे, बट उनको गाइड करना, ट्रेन करना, उनको लीड करने के लिए हमको एक लीडर रिक्वायर्ड था, ठीक। लेकिन अभी तो इंडिया में किसका राज आ गया था, ब्रिटिशर्स का। तो लड़ाई करने के लिए हम तैयार तो हो गए थे, लेकिन उससे पहले मेरी ड्यूटी क्या थी कि हम एक लीडर को ढूंढे जो अच्छे से हमको क्या कर सके, ट्रेन कर सके इनके अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। समझ आई, आगे क्या लिखा है, देखो, द स्क्वाड्स rode all night on 10 May, reached Delhi in the early next hour morning।
कह रहे जब इन स्पॉइल्स को जेल से छोड़ दिया गया तो इन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम ये जो इनका रूल हमारे पे चलता है, जो शासन इनका चल रहा है, इसको हम क्या एक एंडिंग पॉइंट पर ले आएंगे, बट फॉर दैट वी नीड अ लीडर। तो इस चीज के लिए इन्होंने क्या करा, ये अगले ही रात पूरी रात क्या करते हैं, कंटिन्यू चलना स्टार्ट करते हैं और मॉर्निंग के कुछ आवर्स के अंदर अंदर ये लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, जाकर दिल्ली में। ठीक है, पैदल ही ये लोग अपनी यात्रा कंटिन्यू रखते हैं, पूरी रात चलते हैं, मॉर्निंग में कुछ आवर्स के बाद ये लोग दिल्ली में पहुंच जाते हैं। आगे क्या लिखा है, ट्रिम्फुट सोल्जर गैदर्ड इन द रेड फोर्ट डिमांडिंग टू मीट बादशाह बहादुर शाह जफर। क्या लिखा हुआ है कि अब क्या करते हैं इन लोगों ने, सोल्जर सभी लड़ाई करके आए थे ना मेरठ में, उनके सब बिल्डिंग में, तो इन लोगों को कैसे फील हो रहा था कि अब जो विक्ट्री हमारे हाथ में, हम किसके अगेंस्ट में खड़े होने जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रिम्फेंट सोल्जर्स, कि ऐसे सोल्जर जिनको ये महसूस होता है कि हम क्या किसी चीज पे विजय पाकर आ गए हैं, किसी विक्ट्री, कोई विक्ट्री हमने हासिल कर ली। तो ये सोल्जर्स चल के कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली के लाल किले पर, दिल्ली के रेड फोर्ट पर। और रेड फोर्ट पर किसका शासन था, मुगल्स का। मुगल्स ने ही तो बनवाया रेड फोर्ट वगैरह। तो उन्होंने क्या डिमांड करा, वो लोग आ गए कहाँ पे, रेड फोर्ट पे, और क्या डिमांड करा कि हमको किससे मिलना है, बादशाह से। कौन बादशाह, बहादुर शाह जफर से, क्योंकि आखिरी लीडर मुगल्स के यही बचे थे। क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, Bahadur Shah Zafar accepted the demand and wrote letters to all the chief and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the Britishers। ठीक है, इन्होंने लीड करने के लिए किसको हायर करा, सॉरी हायर मतलब किससे रिक्वेस्ट करी, बहादुर शाह जफर से। इन्होंने क्या बोला कि देखो हम बहादुर शाह जफर को अगर हम एज ए लीडर अपना बनाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स से पहले हम पे राज कौन करते हुए आए थे, मुगल्स। उन लोगों की जो ट्रेनिंग है, जो गाइडिंग है, वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग में से एक है। और ये लोग जिस तरीके से इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, तब तक इंडिया ने ग्रो ही करा है। ठीक है, तो अगर जो उनका एक रूलर बचता है कौन, बहादुर शाह जफर, तो अगर हम इनको ही अपॉइंट करेंगे हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। इसी वजह से वो लोग किसके पास गए, बहादुर शाह जफर के पास। ठीक है, क्या बोला कि जब उन्होंने बहादुर शाह जफर को बोला तो बहादुर शाह जफर ने इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करा और कंट्री के जितने चीफ थे, अलग अलग जगह पे जितनी अथॉरिटीज थी, सबको क्या करा, एक लेटर लिखकर दिया। ठीक है, और उस लेटर में क्या था कि हम लोगों को एक साथ होकर, ठीक है, यानी कि जितनी इंडियंस की जितनी आर्मी है, हर डिफरेंट सेक्शन से लोग, जितने सोल्जर, जितने पीजेंट, जितने नवाब, सबको एक साथ आके एक अलायंस बनाना है। कॉन्फेडरेसी का मतलब टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेसी का मतलब एक अलायंस, एक गुट होना है। ठीक है, अलायंस का मतलब हमें एक साथ आना है और किसके अगेंस्ट खड़े होकर लड़ाई करनी है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये काम तभी हो पाएगा जब एक यूनिटी क्रिएट होगी अमंग ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, जब सब लोग एक साथ आएंगे, यूनिटी कंट्रीब्यूट होगी, तभी जाके हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। ये चीजें किसने लिख के दी अपने लेटर में, बहादुर शाह जफर ने, जितनी हमारी चीफ अथॉरिटीज थी इंडिया की। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, द मुगल डायनेस्टी had ruled over a very large part of the country। हमको ये चीज पता है कि जो मुगल की डायनेस्टी थी, ठीक है, इन्होंने क्या करा है, मुगल साम्राज्य ने बहुत लंबे समय तक इंडिया कंट्री पे रूल किया है। तो जो इनका जो शासन काल था उस टाइम पे इंडिया जो है ग्रो ही करा हुआ है। और जब तक ये लोग थे तब तक किसी और बाहर जो फॉरेनर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो लोग इंडिया के अंदर एंटर करें। ठीक है, तो इसी वजह से उन लोगों ने किसको डिसाइड करा था, बहादुर शाह जफर को, कि हम इन्हीं को क्या करेंगे, अपने लीडर बनाएंगे। ठीक, आगे क्या लिखा है यहाँ पे, स्मॉल रूलर्स एंड chieftains who control different territories were threatened by the expansion of British rulers। ब्रिटिश रूल। अब क्या बोला हुआ है, बहादुर शाह जफर ने तो लेटर लिख के दे दिया कि भाई सबको एक साथ आना है। ठीक है, जितनी अथॉरिटीज है, जितने चीफ है, सबको हर स्टेट से अपने लोग लेकर आने, हर सेक्शन से लोग लेकर आने, अपने सोल्जर्स, अपने पीसेंट्स को उठाओ, लड़ाई में आ जाओ। मगर दिक्कत क्या थी कि जो लोग थे वो लोग किसके गाइडेंस में थे, मतलब अभी 100 ईयर से किसका रूल चल रहा था, ब्रिटिशर्स का। उन लोगों को ये पता था कि हम लड़ाई किसके अगेंस्ट लड़ेंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो उन लोगों के माइंड में ये थॉट था कि हम इनके अगेंस्ट कैसे खड़े होते हैं, जब ये लोगों ने 100 साल तक किसी और को एंटर ही नहीं करने दिया इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये लोग इतने खतरनाक थे कि अगर हम इनके अगेंस्ट खड़े भी होते लड़ने के लिए तो हाँ वो उल्टा कहीं हम पर ही अटैक ना करते, हमारी जान तो खतरे में है। ऐसे कौन सोचते थे, जो स्मॉल रूलर वगैरह थे ना, उन लोगों के दिमाग में बातें थी कि अभी तक हम पे राज कौन करते हुआ आ रहा था, ब्रिटिशर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, some small ruler chieftains who control different territories were threatened by the expansion of British rule। कि उन्होंने 100 साल के अंदर जिस तरीके से अपने आप को एक्सपेंड करा है ब्रिटिशर्स ने, हर एक टेरिटरी को कैप्चर करके हर एक राजा को मारते चले हैं, तो हम स्मॉल रूलर्स होके
उनके अगेंस्ट खड़े होकर इस लड़ाई को कैसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उनको बात मानने से पहले उनके आगे सबसे बड़ा फैक्ट ये चीज था। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, द ब्रिटिश थॉट दैट द डिस्टर्बेंस caused by the issue of the cartridges would die down। अब ब्रिटिशर्स उधर क्या सोच रहे थे, उनका थॉट क्या था दिमाग में कि ये जो सारी डिस्टर्बेंस हुई है किस वजह से, कि जब उन लोगों ने क्या मना कर दिया कि हम ये जो काउस और पिग से बने हुए जो भी बम वगैरह रहते हैं हम उसको यूज नहीं करेंगे। ये जो सारी लड़ाई हुई है वो कहां से स्टार्ट हुई है, इस चीज की वजह से। तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में क्या थॉट था कि ये जो सारी चीजें क्या कंट्री को डिस्टर्ब कर रही है, बाय द इश्यू ऑफ द कार्डिसेस वुड डाई डाउन। ठीक है, कि ये जो चीज स्टार्ट हुई है इन चीजों से ये क्या होगी, एक टाइम पर खत्म होते जाएगी। मगर आगे ऐसा चल के नहीं हुआ क्योंकि लोगों को ये चीज बर्दाश्त नहीं थी। ठीक है, कि हम ये ऐसे प्रोडक्ट्स, इन सामानों से बने प्रोडक्ट्स को क्या करें, यूज करें। समझ आ रही है। तो इसके बाद भी ये जो लड़ाई थी, रिबेलियन थी, आगे बढ़ती गई और फिर क्या कानपुर वगैरह साइड में भी फैलती गई। अभी ये मेरठ टू दिल्ली आ गया, दिल्ली के आगे भी ये चीजें स्प्रेड होती गई। कल की क्लास में इससे आगे से टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लो। ठीक, अदरवाइज आपकी क्लास आज यहीं पे एंड होती। ठीक है।